हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको पढ़ने से स्टूडेंट्स डरते हैं और मतलब इस टॉपिक को स्टूडेंट्स ज़्यादा वो नहीं करते, मतलब देखते नहीं है, इस पर रिव्यू नहीं करते कभी भी, क्योंकि उन्हें लगता है ये हमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता ही है इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है TNM क्लासिफिकेशन, TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम। TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये हमारा क्या बताता है, जो भी हमारे कैंसर की स्टेजिंग करवाते हैं, इससे क्या करते हैं, कैंसर की स्टेजिंग होती है इससे, कि मतलब ट्यूमर कितना बड़ा है, नोड की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या कितना मेटास्टेसिस है या मेटास्टेसिस नहीं है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉलेज के एग्जाम की बात करें हम, या हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो कि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारे कॉलेज के जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर फिर भी स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इस टॉपिक पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज TNM क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि TNM क्लासिफिकेशन दिया किसने है। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम है किसी चीज़ का, तो किसी ना किसी ने तो दिया ही होगा उसको, है ना। तो जो भी TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये हमारा दिया है AJCC ने। किसने दिया है? AJCC ने। अब AJCC की कुछ फुल फॉर्म भी होगी, है ना, क्योंकि नाम है AJCC तो कुछ फुल फॉर्म होगी इसकी। तो AJCC क्या है? अमेरिकन जॉइंट कमिटी फॉर कैंसर। क्या है? अमेरिकन जॉइंट कमिटी फॉर कैंसर, ये है AJCC की फुल फॉर्म। तो एक जॉइंट कमिटी है अमेरिका की, जिन्होंने क्या दिया है, TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिन्होंने हमें मतलब जिन्होंने TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक और चीज बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? और जिन्होंने इसको दिया है उसी के नाम पे उसका दूसरा नाम रख सकते हैं। तो TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम को कभी पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, AJCC क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या बोलेंगे? AJCC क्लासिफिकेशन सिस्टम। AJCC की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन जॉइंट कमिटी फॉर कैंसर। आजकल जो भी एग्जाम्स है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें एक ही नाम से चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, थोड़ा मतलब क्वेश्चन को घुमाने के लिए दूसरे नाम से दे दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन आ गया AJCC क्लासिफिकेशन सिस्टम बताइए, तो अगर हमें पता ही नहीं AJCC, हम TNM को ही बोलते हैं, तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, है ना। तो अब ये तो हमने बात कर ली कि किसने दिया है और TNM क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है। अब हम बात करते हैं, अब TNM लिखा है तो TNM का मतलब होता क्या है ना। तो T स्टैंड्स फॉर एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, तो आप याद रख सकते हैं T फॉर ट्यूमर। ठीक है, अगर हम बात करें N की, N स्टैंड्स फॉर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। अब N का मतलब क्या है? जो भी हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, उनकी अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो वो अगर उसको हम किससे डिनोट करेंगे? N से डिनोट करेंगे। क्लियर? M स्टैंड्स फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस, या कोई भी मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगा अगर, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? M से डिनोट करेंगे। ठीक है, मेटास्टेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? मेटास्टेसिस वर्ड का मतलब होता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में इन्वॉल्वमेंट करना, या एक एरिया से दूसरे एरिया में फैलना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस करना। क्लियर इतना? अब हम बात करते हैं इनकी स्टेजिंग की, कि ट्यूमर में, लिम्फ नोड में और मेटास्टेसिस में अलग अलग स्टेजिंग कौन कौन सी हो सकती हैं, उनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। पहले मैंने इन तीनों को अलग अलग क्लासीफाई करके लिखा हुआ है, अब इनकी स्टेजिंग की बात करते हैं। सबसे पहले अगर कभी पूछा जाए TX का मतलब क्या होता है, अब X मतलब क्रॉस से याद रख सकते हो आप इसको। अब जो चीज क्रॉस है, मतलब जो चीज कभी है ही नहीं, या हम उसको क्या ना कर पाए, एसेस ही ना कर पाए, उसको हम क्लासिफाई करते हैं TX। ऐसा ट्यूमर जो कभी एसेस ना करा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? TX। TX मतलब प्राइमरी ट्यूमर कांट बी एसेस, जिसको हम एसेस ना कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं NX।
एन एक्स का मतलब भी वही होगा। एन का मतलब हमने क्या समझा था, नोड, जो भी लिम्फ नोड है। अब एक्स का मतलब क्या बोला हमने, कांट बी एसेस, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रीजनल लिम्फ नोड कांट बी एसेस, कि जो भी हमारे लिम्फ नोड है आसपास के वो एसेस नहीं करा जा सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एम एक्स। एम एक्स का मतलब होगा, एम से तो हमने बोला था मेटास्टेसिस, और एक्स का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, वो चीज एसेस नहीं की जा सकती है। तो एम एक्स का मतलब क्या होगा, डिस्टेंट मेटास्टेसिस कांट बी एसेस्ड, कि जो भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो रही है वो हम एसेस नहीं कर सकते हैं। मतलब तो वो चीज हो ही नहीं रही होगी, अगर एसेस ही नहीं कर पा रहे हम उस चीज को तो वो चीज हो ही नहीं रही है, इसका मतलब। क्लियर इतना। टी एक्स, एन एक्स, एम एक्स की तीनों चीजें क्या नहीं हो पा रही, एसेस नहीं की जा सकती हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं टी जीरो। क्या लिखा मैंने, टी जीरो, एन जीरो, एम जीरो। क्लियर इतना। अब क्या बात है, टी का मतलब ट्यूमर, क्लियर, एन का मतलब लिम्फ नोड, एम का मतलब मेटास्टेसिस। अब याद रखना, जैसे एक्स का मतलब हमने याद रखा था कांट बी एसेस्ड, कि तीनों चीजें एसेस ही नहीं की जा सकती हैं। अब जीरो का मतलब हम याद रखेंगे कि कोई एविडेंस ही नहीं है। सबसे पहली बात, अगर मैं टी जीरो की करूं तो ट्यूमर, जो भी प्राइमरी ट्यूमर का कोई एविडेंस ही नहीं है, कि हम पता ही नहीं लगा पा रहे। मान लो अगर मैं किसी पेशेंट का सीटी करती हूँ, एमआरआई करती हूँ, तो मुझे उसमें कोई ट्यूमर देखने को ही नहीं मिल रहा है, कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास उस ट्यूमर का, तो मैं क्या लिखूंगी, टी जीरो। ऐसे ही अगर मैं लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं एसेस कर पा रही हूँ, सॉरी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा किसी भी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट का, तो मैं क्या लिखूंगी, एन जीरो। अगर मुझे किसी भी मेटास्टेसिस का कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, एम जीरो। क्लियर इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी आई एस। क्या लिखा मैंने, कैपिटल टी, स्मॉल में आई एस लिखा हुआ है। तो आई एस वर्ड का मतलब ही होता है इन सीटू। क्या होता है, इन सीटू, कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में मान लो अगर ट्यूमर बढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर अपनी जो भी उसकी वो है मेम्ब्रेन है उसी के अंदर है, उससे बाहर नहीं जा रहा है, अपने दायरे के अंदर है। क्लियर इतना। तो टीआईएस का मतलब होता है कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा मतलब कैंसर, कैंसर क्या है, इन सीटू, अपने ही जो भी ऑर्गन है जिसके अंदर भी वो डेवलप हो रहा है तो वो उसी अपनी कैविटी के अंदर है। इन सीटू मतलब अपनी कैविटी के अंदर है वो ट्यूमर। कोई भी जो भी सेल की ग्रोथ हो रही है, जो भी लंप या स्वेलिंग फॉर्मेशन हो रही है, वो कहाँ है, अपनी ही कैविटी के अंदर है। ठीक है, इसको हम कार्सिनोमा इन सीटू को हम ऐसे भी लिखते हैं, CIS। क्या लिखते हैं, CIS, कार्सिनोमा इन सीटू। तो ध्यान रखना, आप इसको कहीं कहीं लिखा हुआ आता है CIS का मतलब क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा इन सीटू। क्लियर। अब हम बात करते हैं T1 से लेके T4 तक की। क्या बात करते हैं कि T1 से लेके T4 तक की अभी कभी नंबरिंग दी हो कि T1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, T2 लिखा है इसका मतलब क्या है, T3 का मतलब क्या है और T4 का मतलब क्या है। तो ट्यूमर का अब क्या है, अब जो साइज बढ़ रहा है ट्यूमर का, अभी हमने क्या पढ़ा, TX में एसेस नहीं कर सकते हम ट्यूमर की ग्रोथ को। T0 में हम क्या, एविडेंस नहीं है हमारे पास कोई कि ट्यूमर बढ़ रहा है, प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि T1 से लेके T4, तो अब 1 से लेके 4 तक की जो ग्रेडिंग है तो इसका मतलब क्या है, इसमें अब ट्यूमर का साइज की बात हो रही है कि ट्यूमर का साइज कितना कितना बड़ा है। ठीक है, अब असेंडिंग साइज, असेंडिंग वे में क्या हो रहा है, ट्यूमर का साइज बढ़ रहा है। अब वो कितने कितने साइज का है उसकी एक नंबरिंग है जो कि हमें याद रखनी है आप लोगों को, जो कि है सबसे पहले T1। T1 का मतलब जो ट्यूमर का साइज कभी अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, कितने सेंटीमीटर से कम, अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है ट्यूमर का साइज, दैट मीन्स T1 क्लासिफिकेशन देंगे हम उसको। क्लियर। अगर T2 हम कब देंगे क्लासिफिकेशन, जब जो भी ट्यूमर का साइज 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर, कितना है, 2 से लेके 5 सेंटीमीटर। याद रखना है चीजें सेंटीमीटर में है, ना ही इंचेस है ना ही किसी और वैल्यू में दे रखा है, क्या यूनिट, सेंटीमीटर। लेस देन 2 सेंटीमीटर इज T1। T2 में क्या हो जाता है, जो भी ट्यूमर का साइज है 2 से लेके 5 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर हम बात करें T3 की, किसकी, T3 की, तो T3 में जो भी ट्यूमर का साइज है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। कितने से ज्यादा, मोर देन 5 सेंटीमीटर्स। क्लियर। अब कौन सा बचता है लास्ट यूनिट, T4 बचता है लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा। अब हमने 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बता दिया है।
अब हम क्या बताएंगे, जो भी T4 क्लासिफिकेशन में जो भी ट्यूमर आएंगे उसका मतलब क्या हो जाता है कि जो भी ट्यूमर है उसका बहुत बड़ा साइज है, कितना भी बड़ा साइज हो सकता है उसका, ऐसे कोई ये नहीं कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, वो कितने भी बड़े साइज का हो सकता है ट्यूमर। अगर कभी लिखा है एनी साइज ट्यूमर तो उसको हम कौन सी क्लासिफिकेशन में डालेंगे, T4 क्लासिफिकेशन में डालेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम बात करते हैं नोड वाले में, रीजनल लिम्फ नोड की बात। रीजनल लिम्फ नोड में हमने NX का मतलब पढ़ा था, हमने कहा X मतलब क्रॉस, कि वो चीज एसेस ही नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, कांट बी एसेस, कि जो भी रीजनल लिम्फ नोड है उनको हम एसेस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? N0 का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि वो चीज का कोई एविडेंस नहीं है, 0 का मतलब एविडेंस है ही नहीं, तो जो भी हमारा रीजनल लिम्फ नोड का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं इन्वॉल्वमेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं N1 से लेके N3 तक की, किसकी बात करेंगे, N1, N2 और N3 की बात करते हैं। ठीक है, तो N1 का मतलब और N2 और N3 का मतलब क्या है कि जो भी हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, हमें पता है हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, उनका काम क्या होता है हमारे लिम्फ नोड्स का, कि जो भी हमारी इम्यून सिस्टम वाला काम करते हैं, क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम वाला काम करते हैं जो भी हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई कैंसर वाली चीज होती है बॉडी में, ऐसे कोई न्यूप्लाज्मिक कंडीशन होती है, तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारे लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है, अब अलग अलग लिम्फ नोड होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कुछ हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं जो कि एक्सिला वाले एरिया में होते हैं, कुछ सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं जो कि ग्रॉइन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे है कि कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं, या किस ऑर्गन से लेके या अपने किसी दूसरे साइट से लेके दूसरे साइट तक के लिम्फ नोड्स को अगर इन्वॉल्व कर रहा है, उसके बेसिस पे हम N1 से लेके N3 का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लियर था? अब मैं बात करूं अगर N1 की अगर कोई लिखा हुआ है N1 है, तो N1 से मैं क्या समझूंगी कि जो भी लिम्फ नोड है वो 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, 1 या 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, कितने, 1 या 2 लिम्फ नोड्स क्या हुए हैं, इन्वॉल्वमेंट हुई है 1 या 2 लिम्फ नोड्स की। क्लियर इतना? और किसी पर्टिकुलर साइट के हुए, अगर जैसे मैं बात करूं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, तो सर्वाइकल के 1 या 2 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, तो मैं क्या लिखूंगी, N1। ठीक है, अब मैं N2 कब लिखूंगी, जब सर्वाइकल के ही 2 या 2 से ज्यादा लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व होंगे, सर्वाइकल एरिया के ही 2 या 2 से ज्यादा लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मैं N2 क्लासिफिकेशन में दूंगी उसे। क्लियर? अगर मैं बात करूं N3 की, किसकी, N3, तो N3 में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के नोड, जैसे मेरे सर्वाइकल लिम्फ नोड है, ऐसी एक्सिलरी भी होते हैं और इंग्वाइनल नोड्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, पर मेजर हम इन्हीं की बात करते हैं। तो जो भी मेरे सर्वाइकल लिम्फ नोड अब वहां से इन्वॉल्वमेंट होके जो भी मेरा कैंसर वो कहाँ जा रहा है, वो और जगह भी फैल रहा है, तो वो कहाँ तक, वो उसने मेरे एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर लिया, क्या कर लिया, मेरे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। अगर एक टाइप के लिम्फ नोड से वो दूसरे टाइप के लिम्फ नोड को भी अगर अफेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, N3 वाला क्लासिफिकेशन में बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंट रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, या हम बोल सकते हैं डिस्टेंट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, कि उसने दूसरे, डिस्टेंट मतलब दूर के जो भी लिम्फ नोड थे उनको भी इन्वॉल्व कर लिया। समझ में आया? जैसे अगर मेरे सर्वाइकल लिम्फ नोड सबसे पहले अफेक्ट हुए, सर्वाइकल के 2 लिम्फ नोड अफेक्ट होंगे तो मैं बोलूंगी N1, सर्वाइकल के ही 2 या 2 से ज्यादा लिम्फ नोड अफेक्ट होंगे तो मैं बोलूंगी N2 के क्लासिफिकेशन में आएंगे। N3 कब बोलूंगी, जब वो सर्वाइकल को छोड़ के एक्सिलरी में भी पहुंच जाए और इंग्वाइनल में भी चले जाए, किसी भी डिस्टेंट वाले लिम्फ नोड्स को अगर अफेक्ट करे तो मैं कौन सा क्लासिफिकेशन में रखूंगी उसे, N3 क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं मेटास्टेसिस की। ठीक है, मेटास्टेसिस में MX का मतलब क्या होगा, X का मतलब हमने हर जगह क्या बोला था, वो चीज क्या हो, जो चीज कभी भी एसेस नहीं की जा सकती, जो चीज कभी भी, ऐसा मेटास्टेसिस जो कभी एसेस नहीं किया जा सकता, उसको हम इसमें रखेंगे कौन सी क्लासिफिकेशन में, MX क्लासिफिकेशन में। अगर मैं अब बात करूं M0, तो 0 में मैंने सबको क्या दिया था कि कोई एविडेंस नहीं, जैसे मैंने T0, N0, M0 का मतलब क्या बताया, ऐसा ट्यूमर, ऐसा नोड, ऐसा मेटास्टेसिस जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उसको हम रखेंगे 0 वाले क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं M1 की।
किसकी बात करते हैं? M1 की। तो M1 जो क्लासिफिकेशन आएगा तो इसका मतलब होता है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। क्या है इसका मतलब? डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, मतलब दूर तक हमारा क्या हो रखा है, दूर के ऑर्गन को भी क्या कर दिया, जो भी कैंसर था वो दूसरे ऑर्गन्स तक भी फैल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है इंपॉर्टेंट, मैंने आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने लिखा है MX M0 और सीधा M1 लिखा है, ना M2 लिखा है, ना M3 लिखा है, ना M4 लिखा है। अब क्या होता है, कुछ कुछ बुक्स में M1 तक ही दे रखा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भी सही है कि मेटास्टेसिस अब हो चुका है शुरू, तो इसको हम किस में रख देंगे? M1 में रख देंगे, बस इतना ही क्लासिफिकेशन इसका दिया है। लेकिन मैंने कुछ और बुक्स भी देखी तो उनमें क्या दे रखा है, M1 M2 M3 और M4 तक दे रखा है, पूरे M1 से लेके M4 तक की भी क्लासिफिकेशन है। तो मैं आपको M1 से लेके M4 तक की भी क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि जिससे कभी एग्जाम में आए या आपसे कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं M1 की, तो M1 का मतलब क्या होता है, जो भी मेरा मेटास्टेसिस हो रहा है, ठीक है, जो भी कैंसर का फैलने की वो प्रतिक्रिया हो रही है, अब वो क्या हो रही है, अपने टिश्यूज तक हो रही है। क्या हो रही है? टिश्यूज तक। सपोज मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अगर लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर में सबसे पहली बात मैं करूंगी, जो भी टिश्यूज, जो भी छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, सबसे छोटी यूनिट सेलुलर टिश्यूज होंगे, तो अगर टिश्यूज तक फैल रहा है, टिश्यूज तक अगर जो भी कैंसर का मेटास्टेसिस हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? M1 वाला क्लासिफिकेशन रखूंगी। किस में रखूंगी? और अगर हमारे M2 में हम कब M2 अगर किसी ने बोला या M2 क्लासिफिकेशन में हम रख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? M1 में तो हमने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर टिश्यू तक अगर लिमिटेड है वो मेटास्टेसिस या वो कैंसरस जो भी हो रही है लोकेशन, तो हम क्या बोलेंगे? M1 क्लासिफिकेशन में रख रहे हैं। लेकिन अगर वो रीजनल स्प्रेड हो रहा है, रीजनल मतलब अब क्या है, टिश्यूज के बाद अब हमारे और छोटे उससे थोड़े और बड़ी चीजों में क्या आ गया? लोब्स आ गया, लोब्स पे आ गए हम। लंग कैंसर की बात कर रहे थे, तो लंग में अब हम बात करते हैं लोब्स की। पहले टिश्यूज में हुआ, टिश्यूज के बाद अब किसमें? लोब्स में फैल रहा है। किसमें फैल रहा है? लोब्स में फैल रहा है। अब एक लोब में था, मान लो पहले कैंसर, अब एक लोब से लेके दूसरे लोब में फैल रहा है। क्या हो रहा है? एक लोब से लेके दूसरे लोब में फैल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? M2, मतलब रीजनल स्प्रेड हो रहा है या रीजनल मेटास्टेसिस हो रहा है। रीजन मतलब लंग क्या है, एक मतलब रीजन हो गया ना, उसी के अंदर हो रहा है। अब उसके अंदर हमारे किस में हो रहा था? लोब्स में शुरू हुआ था, एक लोब में पहले शुरू हुआ, अब एक लोब से लेके दूसरे लोब में अगर जा रहा है, तो हम उस क्लासिफिकेशन को किस में रखेंगे? M2 क्लासिफिकेशन में। अब बात करते हैं M3 की। M3 क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, या M3 स्टेजिंग का मतलब क्या होता है हमारा, जो भी हमारा कैंसर स्प्रेड हो रहा है, जो भी मेटास्टेसिस हो रहा है, वो हमारे एक्सटेंसिवली हो रहा है। अब एक्सटेंसिवली से मतलब क्या है? पहले एक लोब से दूसरे लोब में हुआ, अब लोब से क्या हो गया? और बड़ा स्ट्रक्चर क्या है लोब के बाद? लंग्स है हमारे। अब एक लंग से लेके दूसरे लंग में कैंसर फैल चुका है। अगर एक लंग से दूसरे लंग में कैंसर फैलना शुरू हो जाएगा, तब हम उसको रखेंगे M3 क्लासिफिकेशन के अंदर। किसके अंदर? M3 क्लासिफिकेशन में। अब मैं बात करूं अगर M4 की, किसकी? M4 की। M4 का मतलब है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। डिस्टेंट मतलब दूर, मेटास्टेसिस मतलब फैलना। जो भी हमारा कैंसर स्प्रेड हो रहा है, वो क्या हो रहा है? दूर के ऑर्गन्स में फैल रहा है। अब मान लो पहले लंग के अंदर कैंसर था, लंग्स में से अब किडनी तक पहुंच चुका है, या बोन में अगर कैंसर जा रहा है, या किसी अदर ऑर्गन को अगर इन्वेड कर रहा है वो कैंसर, तो हम कौन सी क्लासिफिकेशन में रखते हैं? M4 क्लासिफिकेशन में। क्लियर इतना आपको? आज हमने पढ़ा TNM क्लासिफिकेशन के बारे में, T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड, M फॉर मेटास्टेसिस। इसके बेसिस पे हमने TX, NX, MX क्लासिफिकेशन देखा पहले। इसका मतलब होता है कांट बी असेस्ड, कि जो चीजें एसेस नहीं की आती उसको हम X से डिनोट करेंगे। जीरो अगर किसी में लिखा है T0, N0, M0, तो हम बोलते हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं है, जिन चीजों का कोई एविडेंस नहीं है, उसको हम जीरो वाली क्लासिफिकेशन में रखते हैं। फिर ऐसे ही हमने ट्यूमर वाले में T1 to T4 पढ़ा, ट्यूमर का साइज इंक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पे। N1 में नोड्स में हमने पढ़ा N1 to N3 कि जो भी लिम्फ नोड, कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंट लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी बात की। फिर हमने लास्ट में पढ़ा मेटास्टेसिस में डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हमने देखा।
ठीक है। बाकी हमने देखा टीएनएम का, अगर कोई पूछे टीएनएम क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, AJCC, दैट इज अमेरिकन जॉइंट कमिटी फॉर कैंसर। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है, और किसने इसको डिस्कवर किया था उसमें भी हम यही बोलेंगे, AJCC ने। ठीक है, अमेरिकन जॉइंट कमिटी फॉर कैंसर। अब मैं अगर बात करूं एक क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन है, यहाँ पर बॉक्स बना के इसमें लिखती हूँ, क्वेश्चन है पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चन पैटर्न आता कैसे इसमें, किस वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बता रही हूँ। अब जैसे क्वेश्चन आ रखा है T0 N1 M0, तो अब इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब ऑप्शंस दिए रहेंगे कि डॉक्टर ने एक स्टेजिंग कर रखी है T0 N1 M0। ठीक है, अब ऑप्शंस दिए रहेंगे, T0 का मतलब क्या हुआ हमारा, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, कि कोई एविडेंस नहीं है प्राइमरी ट्यूमर का। N1 का मतलब क्या हुआ हमारा, कि जो भी लिम्फ नोड हो रहे हैं वो एक या दो लिम्फ नोड हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के। M0 का मतलब क्या हुआ, कोई एविडेंस नहीं है डिस्टेंट मेटास्टेसिस का। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, कुछ एक ऑप्शन आपको सही दिया रहेगा, बाकी जो भी 3 ऑप्शन रहेंगे वो गलत दिए रहेंगे, मिक्स करके दिए रहेंगे, कोई किसी का T1 दिया रहेगा, किसी का M4 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, बाकी आज हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।